हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम देखेंगे टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो हमेशा की तरह यहाँ पर भी 10 क्वेश्चंस आपको दिए हैं। ठीक है, और साथ में उसके ऑप्शंस भी हैं। अब उसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है ये हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 27 डिग्री सेल्सियस इन एसआई यूनिटीज़, और नीचे ऑप्शंस में देखो आंसर्स जो दिए हुए हैं वो केल्विन में दिए हुए हैं। अब उसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते वक्त हम क्या करते हैं, 273 उसमें ऐड करते हैं। तो 27 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करेंगे तो कितना आंसर बनेगा अपना 300 केल्विन। ओके, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 300 केल्विन। ओके, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो उसमें 273 ऐड करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 18 ग्राम्स ऑफ वाटर इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज प्रूव्ड। तो नीचे 4 लॉ यहाँ पर दिए हुए हैं। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इस तरीके से H2O2 गिव्स H2। तो यहाँ पर 1 ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, मतलब हाफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर लगेगा। ठीक है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम हुआ, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का होता है 32 ग्राम, लेकिन यहाँ पर हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन लग रहे हैं, इसका मतलब 16 ग्राम। और इनके कॉम्बिनेशन से बन रहा है 1 मोल्स ऑफ वाटर, और वाटर का यहाँ पर टोटल कितना है 18 ग्राम। तो प्रोडक्ट साइड में जो मास दिखाई दे रहा है 18 ग्राम है, और रिएक्टेंट्स में जो मास है इनके अगर हम सम करते हैं, एडिशंस करते हैं, तो भी वो 18 ग्राम ही आएगा। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट होते वक्त मास में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर मास से रिलेटेड कोई लॉ प्रूव होगा। और ये जो 4 लॉ यहाँ पर दिए हैं, इनमें से बी नंबर का जो आंसर दिया है वहाँ पे क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्व का मतलब होता है कांस्टेंट। ओके, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के जब मास सिमिलर हैं तो यहाँ पर कौन सा लॉ प्रूव होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट सैंपल हाइड्रोजन इज 0.11 ग्राम एंड ऑक्सीजन इज 0.88 ग्राम। ठीक है, तो सेकंड सैंपल जो लिया है उसमें हाइड्रोजन है 0.475 ग्राम एंड ऑक्सीजन है 3.81 ग्राम। ओके, तो कोई भी अगर कंपाउंड्स फॉर्म होता है तो उस कंपाउंड में कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट एक सिंपलेस्ट रेशो में होते हैं। ओके, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो भी कंपाउंड बन रहा हो उसमें उसका रेशो जो आएगा कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट का वो क्या होगा। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का 0.11 ग्राम है और ऑक्सीजन का है 0.88 ग्राम। ठीक है, अगर हम ऑक्सीजन के मास से, आप कोई भी ले सकते हो, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन या ऑक्सीजन से हाइड्रोजन का रेशो बनाओ, तो ऑक्सीजन के मास से हाइड्रोजन के मास का अगर रेशो बनाते हैं तो ये नंबर आएगा 8। ओके, इसका आंसर क्या आएगा 8। ऐसे ही सिमिलरली अगर हम सेकंड सैंपल में बात करते हैं, ये तो फर्स्ट सैंपल के हो गया, सेकंड सैंपल्स के लिए क्या होगा, वहां पर ऑक्सीजन का मास है 3.81 एंड डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का वहां पर मास है 0.475 ग्राम। ओके, अब इसको भी अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आएगा 8.021, बट दोनों नंबर कैसे अप्रोक्सीमेटली सेम है। इसका मतलब यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का जो रेशो है, जो प्रपोर्शन है, वो कांस्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ गे-लुसाक लॉ ऑफ वॉल्यूम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ प्रपोर्शन सेम दिखाई दे रहा है, रेशो सेम है, इसका मतलब यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इज। अब सोडियम क्लोराइड का अगर फार्मूला देखा जाए तो वो हम लिखते हैं सोडियम क्लोराइड का इस तरीके से। और फार्मूला मास क्या होता है, फार्मूला मास मतलब इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ दैट कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन का एटम होता है, एक एटम सोडियम का और एक एटम क्लोरीन का। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है यहाँ पर 23 डाल्टन, और क्लोरीन का होता है 35.5 डाल्टन। ओके, तो इनके अगर हम एडिशंस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 58.5। तो इसमें जो 4 ऑप्शंस दिए हैं उसमें फार्मूला मास यानी सम ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, तो एटॉमिक मास को हम एक्सप्रेस करते हैं डाल्टन में, सो 58.5 डाल्टन इज द फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। ओके, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन। ओके,
जब यहाँ पर क्वांटिटेटिव वर्ड आया है तो हमने पढ़ा है कि एनालिसिस में हम दो टाइप से एनालिसिस करते हैं, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। ये वर्ड ही मेंशन कर रहा है कि यहाँ पर कुछ एनालिसिस किया जा रहा है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्वांटिटेटिव यानी डिटर्मिनेशन, ये एनालिसिस तो एक्सप्रेस कर रहा है। अब क्वेश्चंस क्या किया है कि केमिस्ट्री की ऐसी कौन सी ब्रांच होगी जहाँ पर हम इनको डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, ऑफ कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। डिफरेंट सब्सटेंस के कंपोजिशन से हम उनका सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन या फिर क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन, जिसको हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कहते हैं। तो ये किस में आएगा? फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो यहाँ पर वर्ड क्या दिखाई दे रहा है? एनालिटिकल। ओके, तो दिस इज स्टडीड इन द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कॉल्ड एज एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा? एनालिटिकल केमिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज नॉट अ क्वांटिटेटिव इन नेचर? क्वांटिटी, उसको हम अमाउंट में मेजर नहीं कर सकते, है ना, उसका अमाउंट नहीं बता सकते, क्वांटिटी में नहीं मेजर कर सकते। ऐसे कौन से? मास, लेंथ, कलर और वॉल्यूम। मास को, लेंथ को और वॉल्यूम को तो हम मेजर कर सकते हैं पर्टिकुलर क्वांटिटी में, लेकिन कलर को तो नहीं मेजर किया जा सकता, क्वांटिटी में नहीं मेजर करेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन अपना क्या होगा बेटा? कलर, ठीक है। सो कलर इज नॉट, यहाँ पर ध्यान देना है, इस वर्ड में नॉट क्वांटिटेटिव कहा गया, तो क्वांटिटेटिव नहीं होगा, वो क्या होगा? कलर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ मास इज। अब ये तो शुरुआत में आप लोगों ने पढ़ा है कि मास का ऐसा यूनिट, ठीक है, यानी एक लार्ज स्केल मास को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? किलोग्राम, ठीक है। लार्जेस्ट स्केल ऐसा यूनिट कहाँ है? ठीक है, तो उसका लार्जेस्ट स्केल मास का क्या होता है? किलोग्राम, ठीक है। सो किलोग्राम, मोल, पाउंड्स एंड मीटर क्यूब, इसमें किलोग्राम दिखाई दे रहा है। और ये क्वेश्चंस इसके पहले भी हुआ है और शुरुआत में आप लोगों ने पढ़ा है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस नंबर। अब सिग्निफिकेंट फिगर बताने के लिए हमने कुछ रूल्स को फॉलो किए थे। उसमें ये जो नंबर दिखाई दे रहा है, इट्स अ साइंटिफिक नोटेशंस। ये जो नंबर लिखा हुआ है, दिस नंबर इज रिटन इन द साइंटिफिक नोटेशन। और साइंटिफिक नोटेशंस में हमने रूल देखा था कि ऑल डिजिट्स इन द साइंटिफिक नोटेशंस आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशंस में जितने भी डिजिट यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो सभी सिग्निफिकेंट होंगे, यानी 1, 5 एंड 0, दिस 3 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सो सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस नंबर इज 3। सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है। ऐसा ही सेकंड क्वेश्चन भी है। इन एवोगाड्रोस कांस्टेंट, ये नंबर दिया हुआ है पर मोल, अ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज, ये भी कौन से फॉर्म में आ रहा है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, या फिर इसको बोल सकते हैं साइंटिफिक नोटेशंस फॉर्म में। बिल्कुल सेम है। यहाँ पर भी क्या होगा कि वो नंबर्स हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में लेंगे कि जहाँ पर क्या है? ऑल डिजिट्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म या ऑल डिजिट्स इन द साइंटिफिक नोटेशंस आर कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर 6, 0, 2, 2 दीज आर द सिग्निफिकेंट फिगर एंड दैट सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑब्जर्व्ड 4। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? 4 होगा। दोनों क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सिमिलर जैसे हैं। इसका मतलब ये कि मैंने ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर हमने सॉल्व किए हैं, दोनों सॉल्व किए हैं, तो दोनों क्वेश्चन सिमिलर ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशंस को आपको बहुत अच्छे से याद में रखना है, क्योंकि मेजरमेंट करते वक्त, एनालिसिस करते वक्त हम बहुत बार जो नंबर्स जिसमें बहुत सारे जीरोस लिखे होंगे, ठीक है, जिसको कैलकुलेशंस करते वक्त लिखना आसान नहीं होगा, उसको हम क्या करते हैं? साइंटिफिक नोटेशंस में कन्वर्ट करते हैं। इसके आगे भी जब आप न्यूमेरिकल्स पढ़ोगे, आगे बढ़ने वाले हैं, तो उसमें भी साइंटिफिक नोटेशंस, किसी नंबर को हम एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो कैलकुलेशंस उतना ही आसान हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, ठीक है। एंड लास्ट वन अपना क्या है यहाँ पर? हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद द 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम के लिए कितना ऑक्सीजन यहाँ पर लगेगा कंप्लीट रिएक्ट होने के लिए? ओके, अब ये 27 ग्राम जो मास दिया हुआ है, ओके, ये क्या है? 1 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम का मास दिया हुआ है। ओके, तो देखो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखें तो 283 होता है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस 26 होगा। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, तो इसीलिए ऑक्सीजन यहाँ पर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स की उसको जरूरत है, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जबकि एल्यूमिनियम यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जो डोनर होता है वो पॉजिटिव चार्ज शो करेगा, तो एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, ठीक है।
इस तरीके से रिक्वायरमेंट और डोनेट किए हुए नंबर सेम नहीं है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है जबकि ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने जा रहा है। तो ये दोनों का जब रिएक्शंस होगा तो कंपाउंड क्या बनेगा, ये भी आपने 10th में पढ़ा हुआ है कि एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन से कंपाउंड क्या बनता है। देखो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट से इसको क्रॉसली मल्टीप्लाइड कर दो, जैसे कि 3 इंटू O तो यहाँ पर O3 हो जाएगा और Al इंटू 2 यहाँ पर Al2 होगा। ठीक है, एक सिंपली इस तरीके से भी आप कंपाउंड्स को ध्यान रख सकते हो। एल्यूमिना Al2O3। अब ये कैसे बनेगा, एल्यूमिनियम होता है एटॉमिक स्टेट में बट ऑक्सीजन होता है यहाँ पर डायटोमिक स्टेट में। तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर क्या बनाएगा, एल्यूमिना बनाएगा Al2O3। अब एक्सेस ऑफ क्या दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ये 3 है, यहाँ पर 2 है, तो इसको किसी नंबर से यानी कोएफिशिएंट से हम मल्टीप्लाइड करेंगे। और वो मल्टीप्लाइड किस तरीके से कर सकते हैं, अगर 2 को हम 3 से मल्टीप्लाइड कर देते 3 2 6 होगा, वैसे ही इसको 2 से मल्टीप्लाइड कर देते 2 3 6 होगा। ऑक्सीजन जो एक्सेस ऑफ पार्ट में थे वो बैलेंस हो गए। अब रही बात एल्यूमिनियम की, कितना यहाँ पर 2 2 4 एल्यूमिनियम है, इसको भी 4 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। तो ये हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इस केमिकल इक्वेशंस में क्या दिखाई दे रहा है कि जब 4 मोल्स मुझे एल्यूमिनियम लगता है तो उसके लिए 4 मोल्स एल्यूमिनियम के लिए 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लग रहा है। ओके, पूछा गया है 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम के लिए कितना ऑक्सीजन, तो 27 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन यानी 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। ये तो डाटा हो गया 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम के लिए। 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम के लिए कितना होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर दो तो आंसर बनाएगा। तो इस नंबर को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो इस नंबर को 3 को भी 4 से डिवाइड करेंगे तो रेशो बन जाएगा 1:3/4। अब हाँ पता लगता है कि 1 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम के साथ कंप्लीट रिएक्शंस के लिए 3/4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लगेगा। अब मोल में नहीं पूछा गया, क्वेश्चंस पूछा है वहां पर हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड, कितने ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आपको लगेगा। ये तो मोल में क्वांटिटी हो गई, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो वो कैसे कन्वर्ट होगा, 3/4 मोल मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 32 ग्राम होता है। हमें 32 ग्राम नहीं लग रहा है, हमें 1 मोल नहीं लग रहा है, हमें कितना लग रहा है, 3/4 मोल। सो 3/4 मल्टीप्लाइड बाय मॉलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन दैट्स 32 ग्राम। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसको अगर क्रॉसली डिवाइड करें तो क्या होगा, यहाँ पर 4 × 32 एंड 8 3 यहाँ पर आएगा 24। तो हमारा आंसर कितना होगा भाई, 24 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन हमें लगेगा कंप्लीट रिएक्शंस करने के लिए। किसके साथ, 27 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम के साथ में। ओके, समझ में आया। तो इस तरीके से अब इसके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ओके, 4 ऑप्शंस यहाँ लिखे हुए नहीं है मैंने, सॉरी। वो जो 4 ऑप्शंस थे उसमें देखो, एक ऑप्शन था 8, दूसरा था 16, तीसरा था 24 और चौथा था 32। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शंस दिया गया था 24, ओके, इट्स करेक्ट। ठीक है बेटा, यहाँ थोड़ा ऑप्शंस लिखना रह गया था, तो उसमें सी ऑप्शन जो था 24 ग्राम वो करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 10 क्वेश्चंस के आंसर्स थे। ठीक है बेटा, चलो थैंक यू।